यस। सो कल जो हमने कंसेप्ट पढ़ा उसके न्यूमेरिकल, अगर जो हमने कल तो काफी न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, और फिर जैसे मैंने कहा था कि बुक के न्यूमेरिकल भी यू कैन सॉल्व। सो बुक में एक एग्जैक्टली ऐसा ही न्यूमेरिकल है, जब मास इक्वल मास गिवन हो, तब तो मैंने बोला था कि कोई भी शेप हो, जैसे कि हमने यही मतलब कल जो डिस्कस किया था उसमें से ट्राइंगल डिस्कस किया था, एंड देन मैंने बोला था कि सपोज पेंटागन हो तो भी सेम वे वैसे ही करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप्स क्या थे, ओरिजिन कोई भी कॉर्नर पे कंसीडर कर लो, फिर सभी कॉर्नर पे इक्वल मास है, फिर गुड, फिर सभी कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली। ओके, वो हो गया। उसके बाद हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला। ओके, वो कब अप्लाई होगा, जब इक्वल मास होगा तब, लेकिन इक्वल मास ना हो तो वैसा न्यूमेरिकल है। देखो, 3 पार्टिकल्स ऑफ मास 1 kg, कल का ही कंसेप्ट है पूरा, सेंटर ऑफ मास। ओके, सो 3 particles of mass is 1 kg, 3/2 kg and 2 kg are located at the vertices of an equilateral triangle। तो ऐसा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, ये हमारा 1 kg है, ये 3/2 kg है, 2 kg है। साइड ए सबकी इक्विलेटरल ट्राइंगल है और सभी साइड का डायमेंशंस है a। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अगर इक्वल मास हो तो जैसे हमने बोला था वैसे ही सॉल्व करते हैं। अगर इक्वल मास ना हो, ऐसे मास हो, तो भी स्टेप्स तो वही है, लेकिन चेंजेस क्या होगा, ये जो तुम्हारे डायमेंशंस है ना, वो बराबर चेक करने पड़ेंगे। वहां पर भी आराम से प्रिसाइजली ही चेक करने पड़ेंगे, लेकिन वहां पर डायमेंशंस सेम आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मतलब 1,0, 0,1 ऐसे लाइक दैट। ओके, यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पेंटागन का केस दिखाया था तुम्हें, तो नहीं बोला था कि बीच में होगा पॉइंट, फिर वहां पे हाइपोटेनियस लेना पड़ेगा, वैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि इसको मैं ओरिजिन मान ले रहा हूं, तो इसके मिल गए 0,0, ये a है तो इसके भी मिल गए a,0, बट इसके मिलेंगे नहीं, तो उसके हमें फाइंड करने पड़ेंगे। उसके फाइंड कर लिए तो बस सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, चलो तो देखते हैं, ट्राई करना है या करवाऊं? ट्राई करोगे या करवाऊं? अच्छा चलो करवा। तो सेम वे वही मेथड, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे एंगल कौन से होंगे, 60 डिग्री। तो ये सपोज हमारे पास 60 डिग्री आ गया। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर एक साइड ए है तो ये आधी कितनी होगी, उसकी आधी, जो भी ए है तो उसका आधा होगा, 10 होगा तो 5 होगा, लाइक दैट। तो ए है तो a/2 हो गया हमारा यहां का पॉइंट। वो क्यों चाहिए, ये पॉइंट को डिनोट करने के लिए। अदरवाइज इसका तो 0,0 हमने ले लिया, तो इसका क्या होगा, 3 मतलब a,0। एक्स एक्सिस पे कितना मूव हुआ, a, और जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, और जो पॉइंट y एक्सिस पे होगा उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। नाउ दिस पॉइंट इज नॉट ऑन x एंड नॉट ऑन y आल्सो, नीदर ऑन x नॉर ऑन y। सो होगा क्या, इसका अगर देखें तो x में इतना मूव हुआ है, तो ये कितना है, a/2। अब y में कितना मूव हुआ है, तो इतना, तो ये तो मुझे पता है नहीं, तो वो मुझे पता करना पड़ेगा। इफ दिस इज a/2 एंड दिस इज a, तो देयर आर 2 ways टू फाइंड दिस डिस्टेंस से h। 2 वे है। कौन सा, एक तो तुम्हें एंगल पता है इन दिस केस, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तुम्हें पता है कि 60 डिग्री है, नहीं तो पता नहीं होता कि एंगल कितना है। इस केस में तो तुम्हें ये h फाइंड करना है। तुम्हारे पास ये a है और तुम्हारे पास ये भी है a/2। ओके, और तुम्हारे पास ये 60 डिग्री भी है, तो क्या करोगे तुम, से 10 60 भी लगा लो, नहीं 10 60 नहीं, कुछ भी लगाओ, 10 लगाओगे, 10 60 लगाओगे तो क्या होगा, h डिवाइड बाई a/2। 10 60 लगाओगे तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो कितना होगा, h डिवाइड बाई a/2। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, करेक्ट। तो यहां से भी h मिल जाएगा। अगर sin 60 निकाला तो sin 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, तो वो भी h/a मिल जाएगा। ओके, sin 60 कितना होता है, √3/2, करेक्ट। और अगर cos 60 लगाया
तो वो हो जाएगा cos 60 पे आंसर नहीं मिलेगा। क्यों आंसर नहीं मिलेगा? क्योंकि cos 60 इज इक्वल टू a/2 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, हमें ढूंढना था h। ओके, तो हमें a की वैल्यू मिलेगी। अगर cos 60 ले रहे हो तो तुम्हें a की वैल्यू मिल जाएगी, बट हमें h ढूंढना है। डन। तो वैसे करके h ढूंढ लो। तो एंगल से भी ढूंढ सकते हो, ये तो मेथड हो गई कि कोई भी एंगल ले लो। अदरवाइज फिर हमारा 90 डिग्री बन रहा है तो तुम क्या लोगे? पीजीटी यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम। सो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि से a स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस a/2 टू द होल स्क्वायर। ओके, तो वो कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए। वो कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे तो बस हमारे जो कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है हमारा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। सारी वैल्यू पुट करेंगे। m1 1 kg, x1 तो ओरिजिन 0 है, देन m2 3/2 और x कोऑर्डिनेट हमारा है a उसका, फिर m3 मास है 2 और उसका x कोऑर्डिनेट कितना आएगा? x कोऑर्डिनेट यहाँ कितना मूव हुए हम? a/2 इतना मूव हुए, तो a/2। वो नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3, तो वो हो गया है, ये तो 0। ओके, ये कितना हो गया? 2 कट हो गया, तो यहाँ तो a बच गया, सो 3a/2। और 2 कट ना करना हो तो यहाँ एलसीएम इजी हो जाएगा, तो एलसीएम 2 आ गया, तो ऊपर क्या आ गया? 3a प्लस 2a 5a, तो 5a/2 आ जाएगा, 5a/2 आ गया। ओके, एंड हियर नीचे 2 एलसीएम, यहाँ पे हो जाएगा 2 जा और यहाँ पर भी हो जाएगा 2 जा, तो कितना हो गया? 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 डिवाइडेड बाई 2 9/2 एंड देन 5a/2 है, तो ये 2 तो कट, तो 5a/9 आंसर। x में गया। वैसे ही सेम y, तो y के लिए अगेन m1 y1 तो 0 है, m2 y2 0 है, m3 y3 ये हमें ढूंढना था। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री से ढूंढो या फिर पाइथागोरस से ढूंढो, कैसे भी ढूंढो, दोनों तरीके से ढूंढ सकते हैं। वो h हमें ढूंढना था, वो हमने ढूंढ लिया। दिस इज देन m1 प्लस m2 प्लस m3 अगेन सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा √3a डिवाइडेड बाय 9/2। तो द आंसर इज, वो 2 ऊपर चला जाएगा तो आंसर हो जाएगा 2a √3 डिवाइडेड बाय 9। सो 2a √3 डिवाइडेड बाय 9 मतलब कैसे? देखो ये कितना आया? √3a और 9, तो इसको सॉल्व करोगे, मैंने पूरा नहीं लिया है, आगे है और। ओके, सो से √3a 9/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 √3a 9, 9 को लिख सकते हैं 3 into 3 और 3 को लिख सकते हैं √3 into √3, तो एक √3 कट हो जाएगा, नीचे रह गया 3 into √3 2a। सो x मिल गया हमें 5a/9, y मिल गया हमें 2a अपॉन 3 √3, तो 5a/9 अपॉन 2a 3। सिंपल। अब बुक का न्यूमेरिकल देखो, आ जाएगा। लाओ, मुझे फटाफट में पढ़ लेता हूँ, हमें काफी न्यूमेरिकल करने हैं। कौन से पेज पे है? 97। अच्छा, तो देखो क्या बोला है? फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द 3 पार्टिकल्स एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। द masses of the particles are 100 gram, 150 gram and 200 gram respectively. Each side of the equilateral triangle is 0.5 meter long. आ जाएगा पक्का? इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, ए की बजाय हमें बोल दिया है कितना है? 0.5 मीटर। मास भी सबके गिवन है, तो जो जो चीज यहाँ गिवन थी वो चीज यहाँ भी गिवन है। ओरिजिन तुम्हें जहां मानना हो वहां मान सकते हैं। ओके, तो उन्होंने भी वैसे ही माना है, यही पॉइंट को ओरिजिन माना है। डन? ओके, तो वैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलो आगे देखते हैं। सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही अनदर न्यूमेरिकल क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो। सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स, कल के सारे कंसेप्ट याद है ना? सेंटर ऑफ मास हमने समझे, फिर वो इंटरनल फोर्स हो तो फिर सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। फिर 2 ऑब्जेक्ट है, उसमें से जिसका मास ज्यादा होगा उसके तरफ सेंटर ऑफ मास होगा, तो अगर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देखे तो डिस्टेंस उसका कम होगा, जिसका मास ज्यादा है उसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस। वो सारे फंडा याद रखने हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स 10 kg, 20 kg एंड 30 kg इज एट 0 0 0। देखो अभी क्या समझो, 3 पार्टिकल ऑलरेडी है, m1 m2 m3 गिवन है, और वो कहां पर है? ऑलरेडी बोल दिया है 0 0 0 पर है।
मतलब ओरिजिन पे ही है तीनों। वेयर शुड अ पार्टिकल ऑफ मास 40 kg बी प्लेस्ड, एक चौथा आया, तीन तो थे ही। अब तक हम क्या कर रहे थे कि सारे मासिस थे, ओके, मतलब 3 मासिस थे तो 3 का करते थे, 4 मासिस थे तो 4 का करते थे। अब यहां क्या बोल रहे हैं, 3 मासिस आर देयर, वो ऑलरेडी ओरिजिन पर है, ओके। नाउ मतलब तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे है, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे है, तो फिर मास तो एडअप हो जाएगा, ओके। जैसे कि वही कल वाला एग्जांपल, गाड़ी है यहाँ पर और मैं यहाँ पर हूं, तो दोनों के अलग अलग मास है, लेकिन मैं ही गाड़ी पे बैठ गया तो एक ही पॉइंट पे गाड़ी भी है और एक ही पॉइंट पे मैं भी हूं, तो मास एडअप हो जाएगा वो पॉइंट पर, डन, ओके। तो वही पॉइंट, वेयर शुड अ पार्टिकल ऑफ मास 40 kg बी प्लेस्ड सो दैट द सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट एट 3,3,3। तो ऐसे हमने बुक का न्यूमेरिकल गिना, अभी कोई स्कूल में ऐसे थोड़ा अटपटा करके पूछ ले, ओके, तो क्या होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस कौन से इंक्लूड किए गए हैं, जो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट की तरफ से 11th के लिए पब्लिश किए जाते हैं। वो हमारी जो वेबसाइट है एनसीईआरटी की, जहां से हम बुक डाउनलोड करते हैं, वो ओपन करो, उसमें बहुत सारी नोट्स एंड ऑल प्रोवाइड कर रहे हैं अब, ओके, सबके लिए क्लासेस वाइज। 11th 12th के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी नोट्स, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल, सब कुछ अवेलेबल है, तो वो सर्व करो, उसमें बहुत अच्छा अच्छा मटेरियल मिलेगा, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं मिलेगी, रेडीमेड सब मिल रहा है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। एनसीईआरटी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन, जो ग्रुप ये बुक प्रोवाइड कर रहा है, वही सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, एग्जाम्पलर विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, ओके। तो वो डिट्टो तुम्हें मिल रहा है प्रैक्टिस करने के लिए, कोई रेफरेंस बुक एक्सटर्नल देखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी का ही प्रेफर करो। क्यों? क्योंकि अभी सिलेबस इतना रिड्यूस हो गया है, इतना रिड्यूस हो गया है कि चांसेस आर देयर कि हाँ बुक में से तो पूछेंगे, बट बुक में से डिट्टो ना पूछने के चांसेस ज्यादा है, डिट्टो क्वेश्चंस बुक में से नहीं आने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है। 2-2, 3-3 एक्सरसाइज में मैथ्स में सपोज चैप्टर खत्म हो जाता है, पहले वो जो 6-7 एक्सरसाइज थी वो, ओके। केमिस्ट्री में पूरे के पूरे चैप्टर हटा दिए, फिजिक्स में कितना कुछ रिड्यूस कर दिया है, तो सभी सब्जेक्ट में, बायोलॉजी का आई डोंट नो उसमें भी रिड्यूस हुआ है, हाँ, तो सब में ही रिड्यूस हुआ है सिलेबस, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू प्रिपेयर वेल, ओके। क्योंकि फिर सोचो कंपटीशन कहाँ जाएगी, रिड्यूस सिलेबस बहुत ही कम है, ऐसे तुम मतलब 2 दिन अच्छे से पढ़ो तो तुम्हारे 2-3 चैप्टर तो तुम ऐसे ही खत्म कर दो, ओके। तो फिर कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी, तो फिर उनको भी बाइफरकेट करना डिफरेंट होगा, डिफिकल्ट होगा, तो वो लोग फिर थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हाई करेंगे, ओके। तो वो देखो, मैंने तो देखा है, बट यू ऑल्सो सी एंड गो थ्रू इट, ओके। नोट्स अवेलेबल है, जो वेबसाइट से हम, वो वेबसाइट पे से नहीं खोल रहे हैं, एनसीईआरटी की वेबसाइट से जहां से हम बुक डाउनलोड करते हैं, यही वेबसाइट ncert.nic.in, ये लो अभी दिखा देता हूँ, ओके। सो लेकिन यहाँ से तो वापस जाना पड़ेगा, देखो जैसे कि ये तो ये इस पर तो सिर्फ वही आएगा टेक्स्ट बुक, बट देखो जैसे कि नेशनल टैलेंट, राष्ट्रीय मीडिया प्रोग्राम्स, एडवाइजरी, गैलरी में क्या है, मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्टली मैंने कहाँ देखा था, बट यही वेबसाइट पे देखा था, दैट इज फॉर श्योर। और इवन गेम्स की तरह भी बुक, मतलब स्टोरी, जैसे कॉमिक कैसे पढ़ते हैं हम, तो वैसे कॉमिक के फॉर्म में भी बुक पब्लिश की हुई है। 10th की तो मैंने देखी भी थी कॉमिक के फॉर्म में, तो मतलब ऐसे गेम जैसे खेल रहे हैं और उसमें ही तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ जाए, लाइक दैट। तो अच्छे इनिशिएटिव हो रहे हैं, ओके। पीडीएफ ये रही जो हमने बोली, वो लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, देखो इसमें सब कुछ है, ये इसमें जाना, तुम कहाँ जाओगे, पब्लिकेशन में जाना और सब कुछ फिर सर्च करना, बहुत सारी चीजें है इसमें, ओके। सो पब्लिकेशन में जाना, हमारे गूगल पे सिर्फ एनसीईआरटी लिखोगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी, ओके। बहुत सब कुछ, सब में एक एक जा सकते हो, देखो फ्लिप ऑफ बुक ही है, ईपीयूबी बुक है, वोकेशनल एजुकेशन भी है, देखो वोकेशनल एजुकेशन भी बुक है, मतलब सब कुछ। अभी हम वो देखने नहीं बैठेंगे, तुम लोग सर्व करना, अच्छे से देखना, ओके। सो मजा आएगी, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, नहीं तो फिर ऐसा होगा कि यार ये क्या है यार, एक ही चीज चलती जा रही है, इंटरेस्टिंग लगेंगे कंसेप्ट्स, ओके। चलो हम कंटिन्यू करते हैं आगे।
तो ये एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं कि 3 ऑब्जेक्ट्स आर एट अ पॉइंट, और वो जो पॉइंट है वो है 0 0 0, मतलब ओरिजिन ही है। 3 ऑब्जेक्ट वहां पर है, ये 3 ऑब्जेक्ट एक जगह पे है, और बोल रहे हैं कि चौथे ऑब्जेक्ट जिसका मास भी गिवन है भाई 40 kg, उसको हम कहाँ रखे बोला है, वेयर शुड इट बी प्लेस्ड, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास नहीं है। तो मान लो कि भाई एक्स वाई जेड पे है, सो दैट अब चारों का सेंटर ऑफ मास, तीनों का सेंटर ऑफ मास तो कहां होगा, वही पॉइंट पे होगा भाई, वो तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर है, तो सेंटर ऑफ मास भी वहीं पे होगा। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली 4 ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यहाँ पर यू कैन कंसिडर ओनली 2 ऑब्जेक्ट्स, वो 3 को एक कंसिडर कर लो, और ये जो चौथा डालने वाले हो उसको एक कंसिडर करो। तो ये हो गया, उसके मास पता है, उसका कोऑर्डिनेट्स पता है। ये दूसरा हो गया जिसका मास पता है, उसके कोऑर्डिनेट्स पता नहीं है, और फिर दैट इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास मिलेगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास जो है उसके कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता है 3,3,3, तो ओनली अननोन कोऑर्डिनेट्स किसके हैं 40 kg, तो वो तुम्हें फॉर्मूला वैल्यू पुट करके मिल जाएंगे। समझ में आया? समझते हैं इस कैसे गो थ्रू जाएंगे वैसे बता रहा हूं, अब समझते हैं। देखो देखो सबसे पहले 60 kg मतलब कि 10 kg 20 kg 30 kg, वो तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर है, तो उसको एक ही जगह पे कंसीडर कर लेते हैं। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल्स टू कैपिटल M1 ऐसा मान लो। ओके, तो वो 60 kg हो गया, एक जगह पर है। 40 kg नए को डालना है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता नहीं है, वही पूछा है कि वेयर इट शुड बी प्लेस्ड सो दैट द सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट एट दिस। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पर होगा, लेकिन इसको हम कहां रखें सो दैट इसका सेंटर ऑफ मास जहां पर भी हो वहां से वो यहां पर चला जाए 3,3,3 पर। तो वो कैसे होगा? तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। अब सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूला तो हमें पता है कि x कोऑर्डिनेट होगा, तो उसके लिए m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो x कोऑर्डिनेट हमें पता है क्या है 3, तो 3 इज इक्वल्स टू m1 x1, तो m1 60 kg, x1 वो कहां पे है 0 पे, m2 40 kg एंड से m2 और x2 तो से x वो तो पता नहीं है, तो x डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो 60 प्लस 40 डन। ओके, तो वैल्यू पुट करेंगे, ये तो 0 है, दिस इज 0, ये 60 इंटू 0 0, तो ये हो गया 40x, नीचे हो गया 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो 300 डिवाइडेड इंटू यहाँ पे क्या है 40x ये वाला, तो हुआ क्या 300/40, 0 0 कट, 30/4 मतलब 7.5, ये x आया। लेकिन सोचो x1 y1 z1 सभी के सभी क्या है 0 ही है, और सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट भी सभी के सभी सेम ही है 3 3 3, तो तुम्हारा y भी 7.5 आएगा और तुम्हारा z भी 7.5 आएगा। अगर सेम ना होते तो कुछ और आता, लेकिन यहाँ पर तो तीनों कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही है जो x के लिए गिना तो y भी 0 ही है, z भी 0 ही है, और यहाँ सॉरी यहाँ पे y भी 3 ही है और z भी 3 ही है। और अगर x1 y1 और z1 की बात करें तो y1 भी 0 है और z1 भी 0 ही है, और वहां पर भी y z अननोन जो ढूंढना है वो। ओके, तो सेम ही आंसर आएगा, सो द आंसर विल बी 7.5 डन। समझ में आया? ऐसा न्यूमेरिकल आएगा तो आ जाएगा ना। ओके, चलो तो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं कि कैसे पूछा जाएगा। अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2, देखो ये जितने भी है टाइम लगता है, इसीलिए तो मैंने बोला कि नोट्स बनेगी तो हम ऐसे पढ़ेंगे, अदरवाइज तो बुक में से ही देखेंगे। बट ये जो न्यूमेरिकल में हम डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसा है नहीं, ये सारे डिस्कस कर लिए ना तो कोई ऐसा न्यूमेरिकल होगा नहीं तुम्हारे स्कूल में, किसी के भी स्कूल में कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं पूछेंगे जिसमें हमने कुछ डिस्कस ना किया। बट फिर वो सारे न्यूमेरिकल सर्च करने में, नोट्स प्रिपेयर करने में टाइम लगता है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट डूइंग ऑल द सब्जेक्ट्स लाइक दिस। इससे पहले भी हमने कैसे टेक्स्ट बुक में से ही डिस्कस किया, थियरी डिस्कस की, फिर टेक्स्ट बुक पे अगेन टेक्स्ट बुक के एग्जांपल भी हम सारे ही डिस्कस करेंगे, लेकिन ये ओवरऑल है, सब कुछ आ गया इसमें, इसके बाहर स्कूल में से भी नहीं पूछेंगे, कंसेप्ट तो यही रहेगा सारा। ओके, बट इट नीड्स टाइम, सो हो सके उतने ज्यादा चैप्टर हम ऐसे ही करेंगे, जितने होंगे उतने तो ऐसे ही करेंगे। ओके, सो सिचुएशंस बहुत कुछ करने पे हमें मोटिवेट करती है, तो हमें चैप्टर जल्दी भी खत्म करना था, दैट्स वाई ये सोचा था कि हम ऐसे वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन नहीं जाएंगे, लेकिन साथ साथ में डिटेल्ड में भी डिस्कस करेंगे।
So that is the benefit. Okay. A system consisting of two objects and has a total momentum 18 kg meter to total momentum. तो momentum मतलब क्या? m into v. Okay. तो momentum 18 kg meter per second in I direction मतलब x direction. And तो total momentum p given है, p momentum p x direction में है. And its center of mass कितने ऑब्जेक्ट है? दो ऑब्जेक्ट है. दो ऑब्जेक्ट का टोटल मोमेंटम गिवन है, वो एक्स डायरेक्शन में है, और वो दोनों का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमें गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड, वो भी एक्स डायरेक्शन में है. वन ऑफ सेंटर ऑफ मास का गिवन है वेलोसिटी. वन ऑफ दी जो गिवन है वो लिख देंगे हम. वन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज द मास 4 kg. एक ऑब्जेक्ट का मास 4 kg है और उसकी ही वेलोसिटी है 1.5 मीटर पर सेकेंड आई. ओके. तो देखो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी गिवन है. ओके. एक ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी गिवन है. देन फाइंड द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट. ओके. तो यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन तो नहीं भी गिवन हो. न्यूमेरिकल में पूछेंगे तो ऑप्शन नहीं गिवन होंगे. न्यूमेरिकली करना है, हम सोचेंगे एमसीक्यू आ गया, इसको गिनना ही पड़ेगा, देख के थोड़ी पता चलेगा आंसर क्या है. ओके. सो इट्स अ न्यूमेरिकल ओनली. हाँ, तो जो लिखा हुआ है वो पुट कर दो. हमें क्या बोला है? दो ऑब्जेक्ट है, अगेन दो मास है. पहला मास है m1, दूसरा मास है m2. दोनों का सेंटर ऑफ मास भी होगा. ठीक है. अब दोनों मूव कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा. दोनों मूव कर रहे हैं तो इसकी v1 है, इसकी भी v1 है. सो m1 v1 m2 v2. टोटल मोमेंटम दोनों का गिवन है, मतलब m1 v1 प्लस m2 v2 करें तो जो टोटल मोमेंटम P मिलेगा, P इज व्हाट? टोटल मोमेंटम. टोटल मोमेंटम कैसे मिलेगा? पहले का मोमेंटम प्लस दूसरे का मोमेंटम. तो पहले का मोमेंटम m1 v1, दूसरे का मोमेंटम m2 v2. ओके. तो m2 v2 तो हमें पता नहीं, m1 v1 पता है, लेकिन टोटल मोमेंटम भी पता है. टोटल मोमेंटम मतलब क्या? m इंटू v. और m क्या है? टोटल मास. और v क्या है? टोटल वेलोसिटी. तो इससे हमें वो मिल सकता है क्या? m2 और v2. तो सिंपल फॉर्मूला में वैल्यू भी पुट करने हैं. तो देखो p हमें जो गिवन है वो मोमेंटम गिवन है, ये रहा. वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास गिवन है, वो भी लिख दी. ये सब जो गिवन है वही लिख रहा है. अब मोमेंटम मतलब क्या? मास इनटू वेलोसिटी. सो मोमेंटम हमें गिवन है 18, ये रहा 18 kg. अब यूनिट नहीं लिख रहे तो से 18 इन दी आई डायरेक्शन. पूरे सिस्टम का है मोमेंटम. तो ओके. दैट इज इक्वल्स टू मास और सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो भी हमने लिख दी. तो मास हमें मिल गया है कितना? 6 kg. ये मास कौन सा है? टोटल मास. टोटल मोमेंटम लिया है तो टोटल मास ही मिलेगा. तो टोटल मास 6 kg है. टोटल मास 6 kg है और एक दूसरा मास गिवन है तो उसमें से माइनस कर दो तो मिल जाएगा. अगर टोटल मास 6 kg है और एक मास गिवन है 4 kg तो दूसरा कितना होगा? 2, क्योंकि दोनों का सम करके 6 आना चाहिए. सिंपल. ओके. सो m1 कुछ भी कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो बताना. देखो ये तो सब सिर्फ गिवन है, वही लिखा हुआ है. देखो मोमेंटम गिवन है हमें, अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स एंड हैज अ टोटल मोमेंटम दिस मच. तो उसका टोटल मोमेंटम गिवन है एंड इट्स सेंटर ऑफ मास हैज द वेलोसिटी ऑफ दिस. सो टोटल मोमेंटम गिवन है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी हमें गिवन है. टोटल मास कितना है वो गिवन नहीं है. ओके. तो वो हम फाइंड कर सकते हैं. सो P इज इक्वल्स टू m इंटू v. P पता है हमें, m नहीं पता और v पता है, तो हमें मास मिल जाएगा. ओके. मास मिल गया. कितना आया? 6 kg. ओके. नाउ एक मास तो 4 kg है तो दूसरा कितना होगा? 2 kg, क्योंकि टोटल 6 लाना है हमें. तो m2 हो जाएगा 2 kg. अब टोटल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? m1 v1 प्लस m2 v2. सो टोटल तो हमें पता है 18 है, तो यहां पर m1 कितना है? 4. ओके. देन v1 भी गिवन है, m2 पता चल गया, v2 अभी पता नहीं चला, एक ही अननोन है तो उसको रखेंगे. सो यहाँ पे सारा सॉल्व करेंगे हम. 18 1.5 मतलब ये 6 हो जाएगा और ये 2 है तो 6 और 2 हाँ क्या 18 और ये हो जाएगा 6. सो 18 में से 6 चले गए तो यहाँ पे 12 हो गए और ये 2v2 आ गया. ओके. एंड v2 इज इक्वल टू 12/2 मतलब 6 मीटर पर सेकेंड. समझ में आ गया हिमांशु? डन. तो v2 मिल गया. तो m2 आ गया हमारा 2 और v2 आ गया हमारा क्या? 6. डन. हाँ. 89 के बाद हमने m is equals
ये v की वैल्यू 3 नीचे चला जाएगा, तो 18/3 6। ओके, m3 ऐसा i भूल जाओ सब, सिंपली i तो डायरेक्शन है, तो 18 इज इक्वल टू 3m है, 18 इज इक्वल टू 3m है, तो m इज इक्वल टू 18/3 हो गया, दैट इज इक्वल टू 6। डन। ओके ओके, नेक्स्ट देखो, अब ये तो शायद तुमसे होगा, बट एक बार मुझे चेक कर लेने दो। मासेस 1 kg, 1.5 kg एंड 2 kg एंड m kg, देखो एंड m kg 4 ऑब्जेक्ट है, आर सिचुएटेड एट दिस, सबके लोकेशन गिवन है, सबके मास गिवन है, इसका m लिखा हुआ है, सबके लोकेशंस भी गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल M, मतलब चौथे का मास फाइंड करो। इफ द सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, वो रहे, लोकेशन R ऑफ सेंटर ऑफ मास गिवन है। ये तो इजी है, चलो एक बार ट्राई करो फटाफट, सिंपली फॉर्मूला ही पुट करना है जल्दी। पूरा तुम वो टाइम पास मत करना, पूरा स्टेटमेंट लिखने मत बैठना, न्यूमेरिकल गिनो फटाफट। हुआ, चारों मास गिवन है, चारों मतलब एक मास अननोन है, चारों लोकेशंस गिवन है, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन भी गिवन है। सिंपली फॉर्मूला पुट करो, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, दैट इज इक्वल्स टू x लिखा होगा तो x, तो यू कैन चेक लाइक, देखो 2 दो बार है, 1 भी दो बार है, नहीं 3 बार है, तो 1 2 -2 एंड 4, y चेक कर लो तुरंत पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि y सारे अलग अलग है, देखो 2 1 1 1 2 1, ये तो एमसीक्यू के तौर पे देखो तो 2 1 1 1 2 1 2 -2 1 एंड -1 4 एंड 3, तो सबका y डिफरेंट है, तो तुम सिर्फ y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लोगे, तो इसमें से आंसर कौन सा है वो तुम टिक कर सकते हो। न्यूमेरिकल के लिए तो पूरा गिनना है, एमसीक्यू के लिए फिर ऐसा सारा गिनने नहीं बैठना है, एक ही चेक कर लो y कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि वो सबके अलग है, तो y तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा सही है, उससे तुम्हें डायरेक्टली मास मिल जाएगा। आया, ये आया, ऑप्शन में नहीं आ रहा है, क्यों? देखो सिंपल फॉर्मूला ही पुट करो, कौन सा ढूंढे x कंपोनेंट से ढूंढा, तो x कंपोनेंट से फाइंड कर लो,
क्या होगा भाई, x कंपोनेंट सेंटर ऑफ मास का कितना है 1, तो 1 इज इक्वल्स टू m1 x1, तो m1 ये है x1 ये है, प्लस m2 x2, तो m2 x2, फिर m3 x3, फिर m4 एंड x4, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, -1, हाँ, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m, तो आ जाएगा, क्या हुआ, ये आया, हाँ, तो जो आया वो b आ रहा है। ओके देखो कैसे, सिंपली कैलकुलेशन ही है। देखो क्या किया हमने, 1 kg गिवन है, लाओ दिखाओ, हाँ हाँ कोई बात नहीं, फिर आगे ये रहा ये हाँ बस ये यहाँ तक आ गया है। अरे तो बट ये तो m है ना, तो m की वैल्यू तो ढूंढनी पड़ेगी ना, वही तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो वही है कि m की वैल्यू ढूंढो। ओके तो देखो क्या किया, x कोऑर्डिनेट ही लिखा हुआ है, प्लस m ही रहेगा, क्या प्लस वैल्यू तो वही पुट करेंगे जो है, x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का 1 है, तो यहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे, ये हमारा सिंपल जो फॉर्मूला है वही है। m1 कितना है 1 kg, x1 कितना है 2, तो ये रहा 2, m2 कितना है 1.5, x2 कितना है 1, m3 कितना है 2, x2 कितना x3 कितना है 2, m4 कैपिटल M, तो कैपिटल M, x4 -1 डिवाइड बाई सबका सम, तो नीचे क्या आया 1 प्लस 1 प्लस 2 3 प्लस 4.5 प्लस m, ऐसा आया 4.5 प्लस m, ये पूरा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैसे का वैसा ही रहेगा, तो वो हो जाएगा 4.5 प्लस m, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 2 1 जा 2, 1.5 1 जा 1.5, 2 2 जा 4, तो 4 and 2 6 and 1.5 7.5 माइनस m, तो 7.5 माइनस m, अब ये माइनस m है, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो m प्लस m हो जाएगा 2m, और ये 4.5 प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7.5 माइनस 4.5 3, therefore m is equals to 3/2, that is equals to 1.5 kg. Done? 12 माइनस m इसलिए, अच्छा प्लस माइनस में गलती होगी, ओके डन, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ नाउ से अ पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, अ पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम इज ड्रॉप्ड, एक मास को हम फेंक रहे हैं ऊपर से, ड्रॉप छोड़ दिया, ओके ऊपर से नीचे आ रहा है, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर की हाइट से ऐसे छूट रहे हैं, एंड अनदर पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम इज साइमल्टेनियसली, मतलब उसी टाइम पे एक साथ दोनों ऐसे यहां से छोड़ा और यहां से फेंका ऐसे, ओके साइमल्टेनियसली प्रोजेक्टेड अप एट 100 मीटर पर सेकेंड, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, क्यों, उसको छोड़ेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, और उसको फेंकेंगे उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ओके फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, दोनों के मास गिवन है, हाँ 100 ग्राम और 200 ग्राम, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास आफ्टर 1 सेकेंड, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करनी है हमें आफ्टर 1 सेकेंड, ओके इजी है, न्यूमेरिकल ऐसा आए तो ऐसा नहीं कि ये क्या पूछ लिया, इजी ही है, देखो जैसे कि हमारा ये 5 मीटर, कितना बोला है 5 मीटर, डिस्टेंस कितना है, हाइट ऑफ 50 मीटर, ये 50 मीटर की हाइट है, ओके वहां से एक ऑब्जेक्ट को हम छोड़ रहे हैं जिसका मास है 200 ग्राम एंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, हाँ उसका 0, और u2 ये m1 u1 ले लो, तो ये m2 u2 कितना हो जाएगा, m2 है 100 ग्राम, यस एंड u2 है 100 मीटर पर सेकेंड, डन, सेकेंड ऑब्जेक्ट इसको ऊपर फेंक रहे हैं, एक सेकेंड के बाद का सेंटर ऑफ मास हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, एक सेकेंड के बाद, तो एक सेकेंड के बाद ये ऑब्जेक्ट कहां आ जाएगा वो हमें पता करना पड़ेगा, एक सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसके लिए हम जो काइनेमेटिक्स में पढ़े थे अगेन वही 3 इक्वेशन जो हमें पता है वो, तो उसमें से हमने ले लिया v इज इक्वल टू u प्लस at, हमें v फाइंड करना है एक सेकेंड के बाद, तो v1 इज इक्वल टू u, इसके लिए पहले के लिए क्या था 0, a नीचे जा रहा है फॉर रफ कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशन 10 ले लिया है हमने,
ओके, और नीचे जा रहा है, नीचे ही तो लगता है ग्रेविटी, तो हमने प्लस लिया हुआ है, तो फिर ऊपर वाला कैसे लेंगे, माइनस लेंगे। तो ये प्लस लिया है, सो t 1 सेकंड बाद तो 1 ले लिया, तो v1 कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड बाद पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमें मिल गई। क्यों वेलोसिटी ढूंढी, वेलोसिटी का तो क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ओके, तो हमने पहले ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ मास, पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ढूंढी, तो पहला ऑब्जेक्ट 1 सेकंड बाद यहां होगा। ओके, दूसरे ऑब्जेक्ट की भी ऐसी ढूंढते हैं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो v u कितना है 100 इसके लिए, तो प्लस a, इसके लिए a ऊपर की साइड, तो ग्रेविटी से ऑपोजिट में तो माइनस, तो -10, t तो 1 सेकंड के बाद ही ढूंढना है, तो 1, सो 100 माइनस 10 मतलब 90 मीटर पर सेकंड। तो इसकी स्पीड भले ही पहले 100 थी, लेकिन 1 सेकंड बाद यहाँ पर कम हो जाएगी, ऊपर जा रहा है तो कम ही होगी, 90 मीटर पर सेकंड हो गई। तो v1 और v2 दोनों मिल गए। अब हमें फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी का भी पता है, एक्सेलरेशन का भी पता है। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कल देखा था हमने ये फॉर्मूला। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 हमें पता है 200, v1 पता है 10, m2 पता है हमें 100, v2 पता है, देखो जो पता है वही लिखना, v2 ऊपर की साइड जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, वही पुट कर दोगे तो आएगा नहीं आंसर। सो बी केयरफुल, यहां पर हमें माइनस लिखना है। क्यों माइनस, क्योंकि हम तो वेलोसिटी गिन रहे हैं ना, तो वेलोसिटी एक नीचे जा रहा है और एक ऊपर जा रहा है, सो नीचे वाला पॉजिटिव लिया है तो ऊपर वाला नेगेटिव तो होगा। अब हाँ, हमने ऑलरेडी यहाँ पे तो -10 ले ही लिया था v2 में, वो तो एक्सेलरेशन की वजह से लिया था, करेक्ट। वो जो माइनस लिया था वो किसकी वजह से लिया था, कि ग्रेविटी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है उसकी वजह से। लेकिन हमारा तो ऑब्जेक्ट की मोशन भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे, उस एक की वेलोसिटी नीचे के टॉवर्ड्स जा रही है, मतलब टॉवर्ड्स डाउनवर्ड्स जा रही है, और एक की वेलोसिटी अपवर्ड्स जा रही है, मतलब एक मास अपवर्ड जा रहा है और एक मास डाउनवर्ड जा रहा है, उसका नेगेटिव है ये, और ये एक्सेलरेशन का नेगेटिव था। ओके, तो ये मासेस कहां जा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट अगर ऐसे जा रहा है और दूसरा ऐसे जा रहा है, तो मैं अगर इसको प्लस ले रहा हूं तो इसको माइनस लेना पड़ेगा, इसको प्लस ले रहा हूं तो इसको माइनस लेना पड़ेगा। डन। ओके, ये जो करेक्ट, गुड डाउट कि ये जो माइनस हमने ले ही लिया है, तो फिर से क्यों, ये एक्सेलरेशन का माइनस, कि ग्रेविटी टॉवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लग रही है, तो नीचे वाला पॉजिटिव लिया तो ऊपर वाला नेगेटिव लेना पड़ेगा, वो ग्रेविटी के लिए। बट ये ऑब्जेक्ट की मोशन के लिए, कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के लिए, कि ऑब्जेक्ट अगर प्लस वाई में जा रहा है तो फिर दूसरा हो जाएगा माइनस वाई, लाइक दैट। सो ये हो गया -90। सो द आंसर वी आर गेटिंग -70/3। अब ये माइनस आंसर आया, तो माइनस आंसर किसका आया, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। उसका मीनिंग क्या है, माइनस हमने किसके लिए लिया था, ऊपर जाने वाले डायरेक्शन के लिए। तो जो सेंटर ऑफ मास दो ऑब्जेक्ट का होगा, पहले ऑब्जेक्ट यहां पर था और यहां पर था, तो इनका सेंटर ऑफ मास सपोज यहां पर है, मान लो दोनों ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास ऐसे ही कहीं पे बीच में है, मान लो 100 200, मास भी डिफरेंट है। ओके, तो थोड़ा इस साइड होगा ना, 200 साइड होगा थोड़ा। ओके, पहले छोड़ने से और फेंकने से पहले की बात है। अब 1 सेकंड के बाद की बात करते हैं, तो सेंटर ऑफ मास अब चेंज हो जाएगा। ओके, तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है, वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हम फाइंड कर रहे हैं। आंसर नेगेटिव आया, मतलब क्या, सेंटर ऑफ मास टॉवर्ड्स अप साइड मूव होगा। तो अगर तुम्हारे आंसर में माइनस है ही नहीं, लेकिन अप साइड डाउन साइड ऐसे लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अप साइड वाला। अंडरस्टूड। तो माइनस साइन तो सिर्फ इंडिकेशन के लिए कि भाई नीचे वाला पॉजिटिव लिया है तो ऊपर वाला नेगेटिव। अगर आंसर पॉजिटिव आता तो हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड। ओके, डन। तो आंसर है 70/3। देखो दो आंसर होंगे इसमें, है ना, 70/3 भी है और 70/3 ऊपर भी है। सो डाउनवर्ड तो हमने पॉजिटिव लिया है, हमारी साइन नेगेटिव आई है, मतलब हमने अपवर्ड लिया है। अगर तुम यहां पर साइन ना लोगे तो आंसर इसमें से एक भी नहीं आएगा, इसमें से एक भी आंसर नहीं आएगा अगर तुमने यहां पर साइन नेगेटिव नहीं ली तो। अंडरस्टूड। ओके, पक्का। तो जब एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी या एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हो, मतलब जब तुम जी की वैल्यू पुट कर रहे हो ग्रेविटी की, तब भी साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। और जब वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन
वो फाइंड कर रहे हो, वहां पर भी डायरेक्शन देखनी है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब मास 1 एंड मास 2 का तुम फाइंड कर रहे हो, दोनों एक्सीलरेशन फाइंड करो या वेलोसिटी जो भी फाइंड करो वो, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। अगर ऐसे जा रहे हैं तो भी एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, वेदर यू आर फाइंडिंग वेलोसिटी, वेदर यू आर फाइंडिंग एक्सीलरेशन। अगर दोनों एक ही साइड में जा रहे हैं, दोनों ही ऐसे जा रहे हैं, दोनों ऐसे जा रहे हैं तो दोनों प्लस, दोनों ऐसे जा रहे हैं तो भी दोनों प्लस, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। अंडरस्टूड? पक्का? ओके हाँ चलो, सो अच्छा न्यूमेरिकल था ये, उससे भी अच्छा न्यूमेरिकल है अच्छा चलो, सो ऐसे न्यूमेरिकल्स हमने काइनेमेटिक्स में गिने हैं, याद है? टेंशन फोर्स गिना हुआ था, फोर्स सेकेंड लॉ लगाया था, F इज इक्वल टू ma भी लगाया था, और एक जगह पर हमने नेट फोर्स इक्विलिब्रियम, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते थे और नेट फोर्स कितना था वो फाइंड किया था, याद आया ना? ओके, तो वो पूरा कंसेप्ट तो नहीं, लेकिन थोड़ा तो यूज करना ही पड़ेगा। देखो क्या बोल रहे हैं, इन द गिवन फिगर इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट पे से रिलीज कर दिया, देन फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अभी ऐसा समझो दोनों मासेस को, ये 3m है ये m है, हमने पकड़े हुए थे और हमने छोड़ दिया अचानक से, रेस्ट पे थे, पकड़े हुए थे तो रेस्ट पे हमने छोड़ दिया, तो अब वो अपने मास के अकॉर्डिंगली मूव करने लगेंगे, पूरा भी ऐसे चला जाए या पूरा ऐसे भी चला जाए या फिर थोड़ा बैलेंस होके ऐसे कुछ भी हो सकता है। ओके, अब यहां पर भी तुम जो डायरेक्शन मानो वो ले सकते हो, पॉजिटिव से ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव वो भी ठीक है, लेकिन जो डायरेक्शन लो पूरे न्यूमेरिकल में वही फॉलो करना, फिर बीच बीच में चेंज नहीं करनी है। ओके तो अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास का। ओके तो देखो अगेन इजी ही है, अगर हमने यहां से ऊपर जाने वाला एक्सेलरेशन लिया है कैपिटल ए, तो नीचे जाने वाला भी कैपिटल ए ही होगा। यहां पर हम सेकंड लॉ अप्लाई करें तो F इज इक्वल टू ma होगा। ओके सो एक्सेलरेशन अगर हम बात करें तो ma, यहाँ पे देखो थोड़ा डायरेक्ट लिखा हुआ है, लाओ मैं लिख देता हूं। ओके हम यहाँ पे क्या है, F इज इक्वल टू ma, सेकंड लॉ अगर हम लगा रहे हैं, सो ये ma है मतलब देखो ये नीचे a है, नीचे m है, मास 1 एंड मास 2, तो m एंड 3m। ओके ये ऊपर आएगा तो ma हो गया, ए तो लिखा हुआ ही है तो a, क्योंकि हमें a ढूंढना है इसलिए एक साइड रखा हुआ है, तो a यहाँ पे आ गया, तो ma हो गया। ma इज इक्वल टू क्या है, f, तो ये हमारा f है। f कैसे है ये हमारा, यहाँ पर कौन सा f है भाई, वेट फोर्स जो नीचे लग रहा है वो, तो ये कितना लग रहा है 3m मास इंटू ग्रेविटी, w इज इक्वल टू व्हाट, mg, वेट फोर्स। मास कितना है, मास 3m और ग्रेविटी g, सो 3mg नीचे फोर्स लग रहा है, फोर्स कहां लग रहा है, नीचे। अब ये बॉडी तो ऊपर जा रही है, ये बॉडी ये जो है वो तो ऊपर जा रही है, ऊपर जाएगी ना, इसका वेट फोर्स भी नीचे लगेगा, ये भी कैसे लगेगा mg नीचे, लेकिन ऑब्जेक्ट जा कहां रहा है, ऊपर जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसका ज्यादा मास है, तो ये ऐसे होगा, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में mg है, तो हमें माइनस फोर्स करना पड़ेगा। डन, दोनों नीचे जाते तो हम नहीं करते, जैसे अभी बताया दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम दोनों में प्लस लिख देंगे, एक डायरेक्शन में दूसरा दूसरी डायरेक्शन में, तो माइनस करना पड़ेगा। डन, ओके सिंपल है ना, इससे कुछ ऐसा भी नहीं है कि हमें बहुत खतरनाक वाला कुछ याद रखना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चेक करना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, सेम डायरेक्शन हो तो पॉजिटिव हो जाएगा दोनों। ओके चलो, सो 3mg एंड mg, तो ये हमारा सेकंड लॉ लग गया, F इज इक्वल टू ma, सो 3mg माइनस mg 2mg डिवाइडेड बाय 4m, तो वो हो गया कितना हो गया 4mg डिवाइडेड बाय 4m, तो ये 4m 2mg ना, 2mg आया कहां पे, हाँ ऊपर 2mg आया, ऊपर 2mg और नीचे 4m, तो ये 2 टू 4, m कैंसल, तो g बाई 2, ये आ गया हमारा g बाई 2, a g बाई 2 आ गया। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें तो ढूंढना है। ओके सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 a1 m2 a2, जो हमारा फॉर्मूला है वही, तो m
A1, तो A1 तो अभी तो हमने ढूंढा, वो हमारा जो ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है वो g/2 से एक्सीलरेशन कितना आ गया हमारा g/2। m2, तो m2 जो है वो लिख दिया हमने, ओके, इसको 1 माना है और इसको 2 माना है। सो m इंटू g/2, ऊपर वाला पॉजिटिव लिया है, देखो ये यहाँ पे माइनस नहीं किया है, तो मतलब ऊपर वाला क्या लिया है हमने, पॉजिटिव, क्योंकि इसको m1 लिया है ना। सो m इंटू, ये देखो ये फॉर्मूला है m1 a1, तो m1 की जगह क्या है, m a1 की जगह क्या है, जो अभी हमने ढूंढा यही, a1 भी यही है, a2 भी यही है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। ओके, सो a1 कितना है g/2, वो ऊपर वाला पॉजिटिव लिया है तो नीचे वाला नेगेटिव लेंगे। सो से m2 3m और ये हो जाएगी माइनस g/2। उल्टा भी ले सकते हो तुम, तो भी आंसर सेम आएगा, बट साइन क्या शो कर रही है, डायरेक्शन शो कर रही है। ओके, सो m प्लस 3m, तो ये कितना हो गया mg/2 और ये क्या हो गया माइनस ऑफ 3mg/2, तो 2 LCM, तो माइनस ऑफ 3mg प्लस mg मतलब माइनस 2mg अपॉन 4m, तो माइनस नॉट माइनस माइनस 3mg एंड प्लस mg है ये, तो माइनस 2mg रहेगा। डन, वो 2 और ये नीचे वाला 2 कट हो गया, तो माइनस mg रहा, माइनस mg और नीचे 4। समझ में आ रहा है, क्लीन कर दूं ये। ओके, ये क्या कर रहे हैं हम, ये क्या कर रहे हैं mg/2, ये प्लस माइनस माइनस, ये 2 है, ये कितना हो गया 3mg/2 होल डिवाइडेड बाय 4m। डन, ओके, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 2, तो ऊपर क्या हो जाएगा mg माइनस 3mg होल डिवाइडेड बाय 4m। mg माइनस 3mg क्या हो जाएगा माइनस 2mg, तो माइनस 2mg डिवाइडेड बाय ये 2 था होल डिवाइडेड बाय 4m था, ये 2 कट हो गया, तो माइनस mg/4m आ गया। डन, ओके, तो माइनस mg/4m और ये माइनस mg/4m, mm कैंसिल कर देंगे तो वो आ जाएगा माइनस g/4। तो ये किसका एक्सेलरेशन मिला, सेंटर ऑफ मास का, वो तो हमारे ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन थे, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मिला। तो इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने वेलोसिटी भी ढूंढी थी, ये एक्सेलरेशन भी ढूंढा। डन, ओके, अगेन देखो डायरेक्शन, हमने ऊपर वाला पॉजिटिव लिया है तो नीचे वाले को यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन नेगेटिव लिया। इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में भी एक ऑब्जेक्ट को अगर ऐसे वाला हमने प्लस लिया है तो ऐसे वाला नेगेटिव लेना पड़ेगा। आंसर माइनस g/4, ऑप्शन में g/4। हाँ, तो माइनस g/4, अब माइनस किसको शो करता है, साइड को, तो हमने पॉजिटिव लिया है ऊपर वाला, नेगेटिव लिया है नीचे वाला। दैट मीन्स व्हाट, कि हमारा सेंटर ऑफ मास नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। और चेक कर लो, मास ज्यादा ये वाला है, वो नीचे ही जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास भी नीचे ही जाएगा। तो अगर यहां पर अगर दोनों ऑप्शन है, ध्यान से, अगर दोनों ऑप्शन है g/4 एंड माइनस g/4, तो तुम्हें चेक करना है कि तुमने क्या कंसिडरेशन लिया हुआ है, ऊपर वाला पॉजिटिव, तुम्हें सिर्फ देखना है कि सेंटर ऑफ मास कौन सी साइड में मूव कर रहा है। और उसके लिए एक बेसिक क्रॉस चेक वाला फंडा तो हमारे पास है, जिस साइड मास ज्यादा उस साइड सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। ओके, तो यहाँ पर वैसे भी मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास नीचे मूव करेगा, नीचे मूव करेगा तो नीचे की डायरेक्शन हमने नेगेटिव ली है, इसलिए आंसर आया है नेगेटिव। यहाँ पे उन्होंने सारे ही पॉजिटिव बोले हैं, तो हमारा जो आंसर है वो हम, क्योंकि वो उन्होंने कंसिडरेशन में क्या लिया है, उन्होंने ऑपोजिट लिया हुआ है, नीचे वाला पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसके पहले एक न्यूमेरिकल क्या था जी के लिए, तो नीचे वाला जी पॉजिटिव, अभी वो पत्थर फेंकने वाला लिया था तो ऊपर से आ रहा था वो पॉजिटिव लिया, और नीचे से जो ऊपर आ रहा है उसको नेगेटिव लिया था। ओके, तो वैसा ही यहाँ पर एजम्पशन लिया हुआ। पक्का, श्योर? ओके, देखो, अ मैन ऑफ मास 80 kg स्टैंडिंग ऑन अ ट्रॉली, ट्रॉली के ऊपर, ट्रॉली है एक, ट्रॉली मतलब जो स्केटिंग करते हैं वैसा कुछ है। ओके, ट्रॉली के ऊपर खड़ा हुआ है 80 kg का, ऑफ मास 320 kg, ट्रॉली भी 320 kg की है। ओके, द ट्रॉली इज रेस्टिंग ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, मतलब मास ऑफ मैन तो 80 kg है, वो तो ट्रॉली के ऊपर खड़ा हुआ है, लेकिन मतलब फ्रिक्शन इज देयर, कहां पर, बिटवीन द मैन एंड द ट्रॉली, उसके पैरों के और ट्रॉली के बीच में तो फ्रिक्शन है, खड़ा हुआ है ना वो, लेकिन जो ट्रॉली है वो सरफेस से फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है। फ्रिक्शन मतलब वहां पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ऐसा बोल रहे हैं।
ओके, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है। इफ अ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन द ट्रॉली एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ट्रॉली की रिस्पेक्ट में, ट्रॉली यहाँ खड़ी हुई है और वो ट्रॉली के ऊपर खड़ा हुआ है, अब ट्रॉली की रिस्पेक्ट में वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो क्या होगा, फ्रिक्शनलेस है सरफेस नीचे, तो वो तो आगे जा रहा है लेकिन ट्रॉली कहां जाएगी, पीछे जाएगी। अभी हम चल रहे हैं तो जमीन फिर ऐसे चल नहीं जा रही है, जमीन तो वही है, इसलिए हमें फ्रिक्शन प्रोवाइड हो रहा है। अगर फ्रिक्शनलेस हो तो हम भी हम सोचेंगे कि हम आगे जा रहे हैं लेकिन एक्चुअली हम पीछे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जमीन ही ऐसे मूव हो रही है। ओके, वैसा केस, ऐसा समझो कि तुम बस में खड़े हुए हो और बस में ही चल रहे हो, तो कितना भी चल लो कहीं पहुंचोगे नहीं। ओके, समझ में आ रहा है? अगर बस में है हम, तो बस में अगर चलते गए, अगर हम ऐसे ही चलते गए तो बस जो स्पीड से जा रही है, ओके, उसकी स्पीड के रिस्पेक्ट में हमें चलना, नहीं तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नहीं तो वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे भी न्यूमेरिकल पूछते हैं कि ऐसे तुम बस ये स्पीड से जा रही है और तुम बस के अंदर मूव कर रहे हो, ओके, तो कौन से पॉइंट पर तुम ड्राइवर के पास पहुंच जाओगे? और तुमने चलना बंद कर दिया, ओके, और से नीचे फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो कौन से पॉइंट पर कितने टाइम के बाद बस का जो एंड पॉइंट है वो तुम्हारे सिर पे आके लगेगा? लाइक दैट, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो वो अच्छे से समझ के, टफ नहीं है, थोड़ा कंसेप्ट और डीपली है, अदरवाइज टफ नहीं है कुछ। ओके, ये तो हमें पता ही है ना, एक्सीलरेट वो सब काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा हुआ ही था कि भाई पीछे की फ्रिक्शनलेस सरफेस होगी तो क्या होगा, हम ऐसे कैसे खड़े हुए और गाड़ी आगे जाएगी तो हम पीछे टक्कर लग जाएगी, ब्रेक लगती है तो नहीं हम ऐसे आगे हो जाते हैं, तो वही सारे कंसेप्ट लगेंगे। अच्छा चलो न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। एट अ स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, देन आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद हिज डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू द ग्राउंड पूछा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये पूछा है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। देखो ये हमारा भाई है 80 kg का, ओके, वो खड़ा हुआ है कहां पर, ट्रॉली पर, और ट्रॉली का मास है 320 kg। ओके, ट्रॉली का मास है 320 kg। नाउ ये मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड यहां पर, लेकिन ट्रॉली क्या करेगी, पीछे जाएगी। वो भले ही 1 मीटर पे जा रहा हो, वो सोचेगा अबे मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो जो जिस पे चल रहा है ना वो खुद पीछे जा रहा है। जस्ट लाइक वो एक्सरसाइज करता है ना, ओके, क्या बोलते हैं, ट्रेडमिल। ओके, तो ट्रेडमिल पे हम चल रहे हैं तो कहीं पहुंचेंगे क्या, कहीं नहीं पहुंचेंगे, वही नीचे से ऐसे सरक जा रहा है, ओके, तो कहीं पहुंचेंगे नहीं, लाइक दैट। तो वैसा ही केस यहाँ पर हो रहा है। तो थोड़े टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद, 4 सेकंड के बाद उसने ग्राउंड की रिस्पेक्ट में कितना ट्रैवल किया होगा। तो देखो अगर वो तो आगे बढ़ रहा है लेकिन ये क्या है, हमारी ट्रॉली पीछे जा रही है, हमें नहीं पता कितनी पीछे जा रही है, तो हमने मान लिया है कि x पीछे जा रहा है। ओके, तो देखो अब कि पहले इनिशियल केस में हमने मान लिया कि हमारा सेंटर ऑफ मास एकदम जियोमेट्रिकल सेंटर पे है, तो वहीं पे हमने ओरिजिन मान लिया है 0 0। ओके, नाउ अगर डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना हो, डिस्प्लेसमेंट तो बाद में फाइंड करेंगे, ओके, लेकिन से x cm फाइंड करे, मतलब सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट फाइंड करे, तो m1, तो m1 हमारा क्या है, वो 80 kg। ओके, x1, तो x1 मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट, देखो ध्यान से, x ओरिजिन माना है हमने तो 0 आ गया x कोऑर्डिनेट, ओके, ये 0 आ गया। m1, तो m1 हमारा मास ऑफ द मैन 80 kg। x1 मतलब क्या, तुम्हारा सेंटर ऑफ मास से वो कितना दूर है चलने के बाद, ओके, सो x1, तो x1 कितना है, वो 1 मीटर पर सेकेंड से मूव हो रहा है, तो 1 मीटर पर सेकेंड से मूव होगा तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन वो तो बाद में है, 1 मीटर पर सेकेंड से मूव होगा तो वो कितना हो जाएगा, से 4 माइनस x। ये 4 कहां से आया, 4 कहां से आया, एनी आइडिया? नहीं दिया है, वो तो टाइम है। क्या कर रहे थे, मैं बोल रहा हूँ, ये हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ओके, वो डिस्प्लेसमेंट के लिए तुम्हें टाइम गिवन है 4 सेकंड और तुम्हारी वेलोसिटी भी गिवन है। तो भाई तुम्हारी वेलोसिटी है, तुम्हारे पास टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं मिल जाएगा,
डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यहाँ पे वेलोसिटी तुम्हारा गिवन है, सो जो वेलोसिटी है और जो टाइम है उसका मल्टीप्लाई कर लो तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, सो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना हो गया 4। क्यों 4 हो गया? टाइम कितना है 4 सेकेंड, वेलोसिटी कितनी है 1, उन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4। तो उसका डिस्प्लेसमेंट 4 हुआ है, लेकिन ट्रॉली भी तो पीछे जा रही है। कितना पीछे जा रही है हमें नहीं पता, हमने मान लिया x पीछे जा रही है, इसलिए हमने लिख दिया 4 - x। कैसे लिखा समझ में आया? पक्का? फिर से सबसे पहले तो हमें उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो क्योंकि कितना आगे बढ़ रहा है। ओके, पहले वो यहां पर था और सेंटर ऑफ मास यहां पर है, अब वो चलने का स्टार्ट कर रहा है, तो उसकी v1 मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। टाइम है 4 सेकेंड, वेलोसिटी है 1, 4 इंटू 1 4, दैट मीन्स उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 4 मीटर। सेकंड में मीटर पर सेकंड और सेकंड में गिवन है, तो 4 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो 4 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 4 मीटर पर सेकंड। तो इसकी स्पीड 1 है। ओके, सो 4 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 4 मीटर नहीं हुआ। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 4 मीटर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ट्रॉली भी पीछे जा रही है। अगर ट्रॉली पीछे नहीं जा, ट्रॉली पे नहीं, वो ग्राउंड पे खड़ा है और सेम कंडीशन गिवन है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता 4। क्यों? क्योंकि ग्राउंड पे चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट 4 हो गया, लेकिन ट्रॉली पे चल रहा है और ट्रॉली पीछे जा रही है, तो वो कितना पीछे जा रही है वो भी नहीं पता, तो हमने मान लिया वो x पीछे जा रही है, x मीटर, तो हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया 4 - x। अगर ट्रॉली नहीं होती तो यहां पर हम सिर्फ 4 लेते। अंडरस्टूड? क्योंकि पीछे जाने वाला कुछ है ही नहीं। प्लस m2 जो हमें पता है वो, एंड x2, तो x2 क्या है? ट्रॉली, और ट्रॉली ऑब्जेक्ट इस साइड जा रहा है और ट्रॉली पीछे जा रही है, तो अगेन -x। ये अगेन डायरेक्शन वही आई, 2 मास है, एक मास ऐसे जा रहा है, दूसरा मास ऐसे जा रहा है, 2 मास आए ना, एक मास मैन है और दूसरा ट्रॉली है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको अगर हमने पॉजिटिव लिया तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसलिए x2 - x। पक्का? दैट इज इक्वल टू m1 m2, वो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, 0 इज इक्वल टू, बस अब सिर्फ सॉल्यूशन है, तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, 0 से मल्टीप्लाई होके 80 इंटू 4 - x, ये हो गया प्लस माइनस माइनस 320x, ये x मत पढ़ना है इसको, वो मल्टीप्लाई है 320x। ओके, तो कितना हुआ, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 320 माइनस 80x माइनस 320x, सो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 400, वो 400 हुआ माइनस, इस साइड आया तो प्लस 400, ये हो गया 320, सो 320 नीचे चला जाएगा, 400 डिवाइड बाई 320 दैट इज इक्वल टू, सॉरी 320 डिवाइड बाई 400 दैट इज इक्वल टू 0.8। ओके, क्योंकि छोटी वैल्यू डिवाइड बाई बड़ी वैल्यू तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो आ गया 0.8। क्या 0.8 आया? x 0.8 आया। x क्या था? ट्रॉली कितना पीछे मूव कर रही है वो आया है, मतलब एक्चुअल में उसने कितना ट्रैवल किया, एक्चुअल में उसने कितना ट्रैवल किया। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज इक्वल टू, हमने कितना लिया था 4 - x, तो x तो ढूंढ लिया है हमने, 4 - 0.8 दैट इज इक्वल टू 3.2। तो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में उसने सिर्फ 3.2 मूव किया है, लेकिन एक्चुअली उसने 4 मूव किया, तो क्यों कम आया ये? मतलब एक्चुअली अगर कोई आदमी 4 मीटर मूव कर रहा है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्यों कम मूव किया? क्योंकि वो जिस पे मूव कर रहा है वो चीज पीछे जा रही है, इसलिए कम मूव हुआ। सो द आंसर इज 3.2 मीटर। अंडरस्टूड? यहां पे ध्यान देने, देखो ये 4.8 आंसर भी है, 4.8 आंसर भी है, तो फिर 4 प्लस 0.8 4.8 तो गलत हो जाएगा। वैसे ही सोच सकते हो तुम कि अगर ट्रॉली के रिस्पेक्ट में कोई 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो कम ही करेगा ना। अंडरस्टूड? पक्का? कोई डाउट ये न्यूमेरिकल में? अभी थोड़े लेवल के ही, मतलब थोड़े आराम से समझोगे वैसे ही न्यूमेरिकल्स है। समझ में आया? पक्का? ओके, चलो आगे। नेक्स्ट, अ मैन ऑफ मास 80 kg स्टार्ट वॉकिंग ऑन अ प्लैंक। प्लैंक मतलब अगेन वही ट्रॉली। ओके,
of mass 40 kg and stops after moving a distance of 6 meters. 6 मीटर मूव करने के बाद वो वहां पे रुक गया. Then find the distance traveled by the plank on the smooth surface. अब ये frictionless नहीं है, ओके, स्मूथ सरफेस है और ये ट्रॉली नहीं है, प्लैंक है. तो प्लैंक इट्स नॉट लाइक ट्रॉली कि भाई ऐसे ही मूव होता रहे, उसका डिस्टेंस कम होता रहे. ओके, तो ये उससे तो सिंपल केस है. तो अगेन हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्लैंक ऑन द स्मूथ सरफेस. तो देखो अगेन x वही फॉर्मूला, x मतलब सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट. तो अगेन हमने उसके जियोमेट्रिकल सेंटर को ही हमने ओरिजिन मान लिया है. तो 0 आ गया वो m1 80 x1. तो x कितना, तो 6 मीटर चल के वो रुक गया था. ओके, तो 6. ओके, माइनस x. क्यों, क्योंकि अगेन स्मूथ सरफेस तो है तो उतना ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा तो माइनस होगा. सो दैट इज x. तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 6 माइनस x, जैसे पहले किया वैसे ही. ओके, प्लस m2. तो m2 क्या है हमारा 40. ये 40 क्या है, प्लैंक, जिसमें ट्रॉली था वैसे प्लैंक का मास है. सो 40 माइनस x. तो प्लैंक कहां जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा. ओके, नेगेटिव ऑपोजिट में, तो इसलिए माइनस x. अगेन वही फॉर्मूला, सारी वैल्यू पुट कर दी. x की वैल्यू आ गई हमारी 4 मीटर, मतलब प्लैंक सिर्फ 4 मीटर पीछे जा रहा है. डन. ओके, सिर्फ 4 मीटर नहीं, मतलब कितना ज्यादा उसके, वो देखो वो कितना कम जा रहा था और ये 0.8 जा रहा था वो, और ये 4 मीटर जा रहा है. वैसे उसकी कंपेयर करें तो सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम देखें तो वैसे तो कितना ट्रैवल किया उसने, 6 मीटर, लेकिन 6 मीटर तो प्लैंक पे ट्रैवल किया है. ओके, सो 6 मीटर प्लैंक पे ट्रैवल किया, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 6 माइनस x, 6 माइनस 4 मतलब ओनली 2 मीटर. अंडरस्टूड. तो वो जो इसके पहले वाला समझ में आ गया, तो इसमें तो कुछ नया है ही नहीं, उसके जैसा ही है. जस्ट डिफरेंट केस क्या है, यहाँ पे स्मूथ सरफेस गिवन है और वहां पे फ्रिक्शन लेस गिवन था. तो अगेन हमें कोई फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कुछ गिवन नहीं है, हम दोनों को ही फ्रिक्शन लेस ही मान लेंगे और दोनों को ही स्मूथ भी मान लेंगे, कोई बात नहीं. डन. ओके, सो दैट्स इट. ये तो पहले जैसा ही हो गया. देखो यहाँ पर पूछा क्या है वो भी ध्यान देना. तुम्हें पूछा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्लैंक, तो तुम्हें एक्चुअली x पूछा है. ओके, सो 4. अभी तुमने डिस्टेंस, इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा था. तो अभी वो 2 मीटर आया है, वो तो एक्स्ट्रा ही ऐसे ही फाइंड किया हुआ है. तुम वो 2 मीटर देख के यहाँ 2 मीटर टिक मत मार देना. पूछा क्या है वो देखना. हमें दोनों फाइंड करना आना चाहिए. हमें x तो हमारे फॉर्मूला से, देखो सब में हमने वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला सारे न्यूमेरिकल में अप्लाई कर रहे हैं. कितना भी टेढ़ा मेढ़ा न्यूमेरिकल गिवन हो, फॉर्मूला वही चल रहा है. ओके, सो वो ध्यान में रखो. तो x का हमने निकाला, x निकाला मतलब कितना x पीछे जा रहा है वो हमने निकाला. सो कितना x पीछे जा रहा है वो है, पूछा क्या है वही पूछा है, कितना x पीछे जा रहा है वो टिक कर दो. मैन कितना आगे बढ़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो पूछा है, तो वो जो हमने वैल्यू पुट की थी कि भाई 6 माइनस एक्स और से 4 माइनस एक्स, लास्ट न्यूमेरिकल में 4 माइनस एक्स किया था, तो वो वहां पे x की वैल्यू पुट करके जो आंसर आए दैट यू हैव टू चेक. डन. क्या पूछा है उसके ऊपर तुम्हें टिक मारना है. नेक्स्ट, इन दी गिवन फिगर लाइक दिस. ओके, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बिगर ब्लॉक एट द इंस्टेंट. बिगर ब्लॉक, दो ब्लॉक है यहाँ पर. कौन कौन से, ये m छोटा वाला और ये बड़ा वाला, एक के ऊपर दूसरा है, एक के ऊपर दूसरा गिवन है. ओके, व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक रीचेस द ग्राउंड, तो क्या हो रहा है, ये स्मॉलर ब्लॉक ऐसे नीचे आ रहा है. ओके, अब होगा क्या एक्चुअली, ये स्मॉलर ब्लॉक जब नीचे आ रहा है तो ये जो बिगर ब्लॉक है उसको थोड़ा थोड़ा धक्का मारेगा. क्यों, क्योंकि वो तो ग्रेविटी से नीचे आ रहा है, तो ये ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे है, ऐसे 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 है, यहाँ पे है, तो ये उसका वेट बढ़ता जाएगा ना, ये m इंटू जी, ये m इंटू जी यहाँ लगेगा, फिर ऐसे 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 वेट नहीं बढ़ेगा, मतलब एक्सेलरेट होता जाएगा ना वो, तो उसके एक्सेलरेशन की वजह से इसको थोड़ा सा धक्का लगेगा. ओके, यहाँ जब रीच हो जाएगा तो अब ये जो हमारा ब्लॉक है वो थोड़ा सा इस डायरेक्शन में मूव होगा. क्यों, ये भाई साहब ने ऑपोजिट फोर्स लगाया है इसलिए. डन. समझ में आ रहा है. ओके, तो वही अप्लाई करके हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. अगेन सेम फॉर्मूला, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, सो फॉर्मूला सेम. कैपिटल M1 तो वो हमें पता नहीं है. ओके, कैपिटल M कितना है, m ही है गिवन.
वैल्यू नहीं गिवन है, तो जो वैल्यू गिवन है कैपिटल एम तो कैपिटल एम लिखेंगे, यहाँ पे 10m है तो 10m में वैल्यू लिखेंगे। सो m x1, तो x1 वो ऑब्जेक्ट कितना मूव हुआ, वो ऑब्जेक्ट कितना मूव हुआ, तो कितना मूव हुआ देखो, ये टोटल डिस्टेंस गिवन है तुम्हें 2.2, डन, ये टोटल डिस्टेंस 2.2 गिवन है, और अब ये पूरा यहां से लेकर के यहां आ जाएगा यहां पर, तो इतना डिस्टेंस तो उसने ट्रैवल किया है, लेकिन ये जब आ रहा है तब ये भाई साहब को धक्का मार रहा था ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो एक्चुअली कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, आ रहा है नीचे, लेकिन अगर लेफ्ट राइट की बात करें तो वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो यहां था, फिर ऐसे 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 करके यहां पहुंच गया, तो यहां और यहां, तो ये ऐसे जाएगा तभी तो यहां आएगा, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, लेकिन वो जब ऐसे जा रहा है तो वो इसको ऐसे धक्का मार रहा है, वो कितना धक्का मार रहा है, अगेन जैसे प्लैंक पीछे जा रहा था, जैसे हमारा वो दूसरा क्या था उसके पहले ट्रॉली, ओके, तो वो ट्रॉली पीछे जा रही थी, वैसे ये ब्लॉक इस साइड जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, कितना नहीं पता, x मान लिया, ओके, सो वो कितना मूव किया, यहां से यहां तक तो आ गया, तो 2.2 तो मूव कर लिया उसने, लेकिन ये x उतना धक्का भी मार रहा है, तो फिर -x, डन, ओके, ज्वाइन नहीं है, आगे नहीं, उससे अलग नहीं हो सकता वो ब्लॉक, उसके ऊपर ही आ रहा है, तो 2.2 -x, अभी m2 हमारा 10m है तो 10m लिख दिया, x2 वो कितना मूव हुआ है, ओके, तो वो कितना मूव हुआ है, x जितना मूव हुआ है, ये भाई साहब कितना मूव हुए, x जितना मूव हुए, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो x, अब देखो इसको हमने -x लिया है, ऑपोजिट डायरेक्शन, एक्चुअली ये ऐसे जा रहा है, तो हम तो ये +x लेते थे, ओके, लेकिन हमने इसको माइनस लिया है, तो जो अगर हमारा प्लस आंसर आया ना तो इस साइड है, और माइनस आंसर आया तो इस साइड है, जैसे कन्वेंशन तुम लोगे वैसे आंसर आएगा, तो ये हमने माइनस ले लिया और फिर वैल्यू पुट कर दी, तो बस सिंपल वे में ये m 10m यहां मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, ये 2.2 -x, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2.2m माइनस mx, और ये हो जाएगा -10mx, ये रहा, देन से ये कितना हो गया, -11mx हो गया, -mx -10mx -11mx, इस साइड आएगा तो प्लस, तो +11mx इज इक्वल टू 2.2m, mm भी कट हो गया, तो x 11 नीचे चला गया, 2.2/11 दैट इज इक्वल टू 0.2 मीटर, तो 0.2 मीटर कौन, ये बड़ा ब्लॉक है, वो उससे, अब देखो आंसर क्या आया है, पॉजिटिव, हमने उस साइड आंसर क्या लिया था, नेगेटिव, डन, मतलब ऑब्जेक्ट उस साइड जा रहा है, इसके ऑपोजिट साइन ली थी, ओके, सो वो कितना आ रहा है, हमारा x जो डिस्प्लेसमेंट जितना हो रहा है वो कितना हो रहा है 0.2 मीटर, और पूछा क्या है हमें कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बिगर ब्लॉक एट द इंस्टेंट व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक रीचेस द ग्राउंड, तो वो जब ग्राउंड पे रीच कर देगा तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ओके, ब्लॉक ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, डायरेक्टली x हमें मिल गया है, तो वो x है हमारा 0.2, सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हुआ है वो नहीं पूछा है, वो तो हमने 0 ही मान लिया, क्यों 0 मान लिया, ये क्यों 0 मान लिया हमने, ये तो पूछा ही नहीं तुम लोगों ने, ये क्यों 0 मान लिया, वो तो गिवन नहीं है 0, वही कंसेप्ट, यहाँ पे इंटरनल फोर्स है, कोई भी बाहर का फोर्स नहीं है, यहाँ पर बाहर हमने कहा कोई फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट तो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अपने वेट फोर्स की वजह से नीचे आ रहा है, और वो जब नीचे आ रहा है तभी उसने ऐसे धक्का मार दिया, तो सेंटर ऑफ मास तो जो था वही रहेगा, सेंटर ऑफ मास मूव करेगा नहीं, इसीलिए 0 का 0 ही ले लिया है, अंडरस्टूड, ओके, सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन 0 एंड आंसर इज 0.2 मीटर, ओके, हाँ, दिस PYQ है ये एक, ओके, मतलब वही जो पेपर हो गवर्नमेंट की तरफ से जो न्यूमेरिकल्स दिए जाते थे, अभी भी दिए जाते हैं बट नॉट रेगुलरली, अदरवाइज दिए तो जाते ही हैं। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r इज रिमूव्ड, एक सर्कुलर डिस्क है, डिस्क मतलब जस्ट लाइक ऐसा समझो सीढ़ी, ओके, यस, तो वैसी डिस्क है, उसकी r रेडियस है, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r इज रिमूव्ड फ्रॉम अ बिगर सर्कुलर डिस्क, मतलब इतनी बड़ी सर्कुलर डिस्क है, उसमें से तुमने छोटी सी सर्कुलर डिस्क निकाल दी है, ओके, सच दैट द सर्कमफरेंस ऑफ द डिस्क कोइंसाइड, ऐसे कर दी है हमने, कैसे निकाली है कि दोनों का जो सर्कमफरेंस है वो क्या हो जाए, कोइंसाइड
हो जाए। ओके, फिर से रेडियस सच दैट द सर्कमफरेंस ऑफ द डिस्क, दोनों के सर्कमफरेंस कोइंसाइड हो जाए। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यू डिस्क, नई डिस्क का सेंटर ऑफ मास कितना होगा। कहने का मीनिंग पता है क्या है? एक ही डिस्क है सिर्फ बड़ी वाली, फिर उसमें से एक डिस्क को निकाल दिया है। समझ में आ रहा है? एक ही डिस्क है सिर्फ। जैसे हमने कल एक स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट किया, वहां पे मैंने एक स्क्वायर बनाया था, बोला सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो डायगोनल बनाया, बोला सेंटर में। लेकिन मैंने बोला कि अगर ये ऊपर का 1/4 पार्ट निकाल दूं तो सेंटर ऑफ मास नीचे मूव करेगा। वो जो निकाल दूं तो क्या बात हुआ था ना, वो कंसेप्ट आया है। अब तक हम क्या कर रहे थे? सारे मासेस को इकट्ठा कर रहे थे, और अब हम क्या कर रहे हैं? जो है उसमें से निकाल रहे हैं। निकालो तो माइनस करना पड़ेगा, याद रखना। जैसे हमारा फॉर्मूला है कि भाई से R इज इक्वल्स टू m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। लेकिन अगर 3 ऑलरेडी है, उसमें से तुम एक निकाल रहे हो, तो R कैसे बनेगा? m1r1 प्लस m2r2 माइनस ऑफ m3r3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, लेकिन m3 माइनस m3। जिसको निकालोगे उसकी साइन माइनस हो जाएगी, ऊपर भी नीचे भी फॉर्मूला में, याद रखना। डन। ये पहला न्यूमेरिकल है ये टाइप का। हमने अभी तक सारे न्यूमेरिकल में क्या देखा? सारे ऑब्जेक्ट ही है, हमने निकालने वाला एक भी न्यूमेरिकल नहीं देखा। ये पहला है निकालने वाला। तो निकालने वाले में जो ऊपर फॉर्मूला है m1 प्लस m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, उसमें जिसको भी तुम निकाल रहे हो, सेकंड वाले को निकाल रहे हो, तो सेकंड वाले की साइन आगे प्लस नहीं होगी, माइनस होगी, और नीचे भी सेकंड वाला जो है तो m1 माइनस m2 प्लस m3, ऐसे। अंडरस्टूड? ओके, तो वैसे ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। देखो, ये हमारी एक बड़ी सी डिस्क है। वो डिस्क की रेडियस कितनी है? 2r। कितनी है? 2r। बोला है डिस्क ऑफ रेडियस 2r, मतलब उसकी रेडियस कितनी है? ये 2r। उसमें से हमें r रेडियस की डिस्क निकाल देनी है। तो ये 2r रेडियस है, उसमें से r रेडियस, ये 2r है तो इतना r होगा, ये टोटल 2r है, ये सेंटर है बड़ी डिस्क का, तो ये 2r है तो ये r होगा। वो r रेडियस की डिस्क को यहां से हमने निकाल दिया, सच दैट उनके सरकमफरेंस कोइंसाइड हो जाए। ये उसका सरकमफरेंस है और ये बड़ी वाला का सरकमफरेंस है, तो कोइंसाइड हो गया ना। ओके, तो वो हमने यहां से निकाल दिया। अब यहां से निकाला, हमें पता ही है, तुम देख ही सकते हो, ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है बॉडी। निकालने के बाद की बात कर रहा हूं, निकालने के बाद ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है या वाई एक्सिस के? एक्स के। क्यों? क्योंकि वाई के तो देखो यहाँ है, यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ मटेरियल ज्यादा है, यहाँ कम है। एक्स में देखेंगे तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, मतलब हमारा सेंटर ऑफ मास एक्स पर ही होगा, और मास इधर ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ था ना, तो यहाँ मूव हो जाएगा जहां मास ज्यादा है। डन? ओके, सो अब डिस्कस करते हैं। तो देखो एरिया कितना था? एरिया, बड़े वाले का एरिया फाइंड करते हैं। यहाँ पे एरिया और मास का रेशियो इंपॉर्टेंट है। बड़े वाले का एरिया फाइंड करते हैं, तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे? डिस्क है पाई आर स्क्वायर, डिस्क गोल होगी, सर्कुलर होगी, तो पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर का स्क्वायर, आर कितनी है बड़े का? 2r, तो 2r का स्क्वायर, वो क्या हो गया? 2 का स्क्वायर 4, कैपिटल आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। डन? छोटे का एरिया निकालते हैं, तो छोटे का एरिया भी फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर। सो कहां गया? ये रहा, तो पाई उसका क्या है? आर नहीं, r/2 नहीं, उसका क्या है? आर रेडियस। इसकी 2r रेडियस थी, तो हमने r की जगह 2r रख दिया। उसकी r रेडियस है, तो हम r की जगह r ही रखेंगे। डन? तो पाई आर स्क्वायर, तो इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। नाउ वी कैन सी दैट, अगर मानो कि पहली वाली जो डिस्क है, ओके, वो m है, और बाद वाली जो डिस्क है, बाद वाली मतलब जो रिमूव करने के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट बचा, वो m डैश है। तो m डैश कैसे मिलेगा? m डैश मतलब मास की बात चल रही है, मास को छोड़ो, एरिया तो देखो। एरिया तुम्हारा पहले कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर, जब पूरी डिस्क थी तब, और उसमें से छोटी डिस्क निकाल दी, तो अब कितना तुम्हारा रिड्यूस हो गया? तो पहले 4 पाई आर स्क्वायर था, उसमें से तुमने पाई आर स्क्वायर निकाल दिया, तो टोटल एरिया का रेशियो क्या हो गया? एरिया का रेशियो पहले का, मतलब पहले का डिवाइड बाय बाद का करोगे तो 4 आएगा आंसर, और अगर बाद का डिवाइडेड बाय पहले का करोगे, आफ्टर बाय इनिशियल, तो वो आ जाएगा 1/4।
डन। मतलब बाद में आफ्टर एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। आफ्टर एरिया कम हो रहा है तो मास क्या होगा? कम ही होगा। ऑब्वियसली एक बड़ी सी डिस्क है, उसका एक एरिया है, उसका एक मास भी है, फिर बीच में से एक मटेरियल में निकाल दो तो भाई मास भी तो गया उसके साथ साथ, वो एरिया गया तो मास भी तो चला गया। तो एरिया का रेशियो, एरिया 1/4 हो गया अगर बाद में, तो मास भी 1/4 हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एरिया अगर 1/3 हो गया तो मास भी 1/3 हो जाएगा, याद रखना। ऐसा नहीं डिस्क के लिए, कोई भी शेप के लिए, एरिया अगर से हाफ हो गया तो तुम्हारा मास भी क्या हो जाएगा? हाफ। एरिया अगर 1/4 हो गया तो मास भी क्या हो जाएगा? 1/4। डन। ओके, सो एरिया हमें पता चल गया कि 1/4 हो गया है, तो मास भी m डैश नए का मास कितना हो जाएगा? पहले का मास डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। डन। ओके, तो वो हमने कर दिया। नाउ अगेन सिंपल जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला पुट कर दिया। देखो यहाँ पे माइनस मास 2 कब माइनस लेंगे अब? ओके, क्योंकि निकाल दिया है ना, तो m1, तो m1 जो हो वो, तो m1 तो कितना था? पहले कैपिटल M, पहले तो कैपिटल M था। x1 तो पहले हमारा सेंटर ऑफ मास तो यहाँ था 0 0, ओके, तो वो 0 माइनस m2, तो अब नए वाले का मास कितना है? से m/4। नए वाले का मतलब पूरा, अब डिस्क 1 डिस्क 2 मत देखना, पहले पूरी डिस्क थी उसमें से एक डिस्क निकाल दी, मतलब अब जो बचा वही ऑब्जेक्ट 2 है। छोटी डिस्क का कोई मतलब कुछ है ही नहीं, छोटी डिस्क है ही नहीं, छोटी डिस्क तो सिर्फ निकालने के लिए पिक्चर में लाए थे। ओके, ऑब्जेक्ट वही है हमारा, बड़ा डिस्क उसमें से एक पार्ट निकाल दिया, अब जो बाकी बचा वही मास 2 है, पहले मास 1 था अब मास 2 है। ओके, सो m/4 और x2 कितना रह गया? तो x2 हमारा रह गया है क्या? r। क्यों r? क्योंकि ये पहले कहां था? r डिस्टेंस पे था। देखो इसकी रेडियस क्या है? r, तो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना है? r। सेंटर ऑफ मास जहां लिया उससे ये सेंटर ऑफ इसका सेंटर ऑफ मास, पहले ये बड़ी वाली का सेंटर ऑफ मास, फिर निकाल दिया तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? r पे ही होगा, क्योंकि ये टोटल r था, 2r था, तो टोटल 2r था तो ये r हो गया। दैट्स इट, सारे फॉर्मूला में अब बस सिंपली ये तो 0 हो जाएगा, माइनस m/4r, और ये एलसीएम लिया तो 3/4m, तो हमारा x आ गया माइनस ऑफ r/3। x माइनस ऑफ r/3 मतलब तुम्हारा सेंटर ऑफ मास यहां था, वो माइनस ऑफ r/3, माइनस आया है, माइनस आया है मतलब जो साइड मास ज्यादा है उस साइड तुम्हारा कितना चला जाएगा? r/3। ये r होगा, r अगर सपोज 30 सेंटीमीटर है तो यहां से 10 सेंटीमीटर दूर चला जाएगा, 30/3 10 लाइक दैट। तो सपोज यहां से वो यहां आ जाएगा। अंडरस्टूड? किया क्या हमने? वही फॉर्मूला ही पुट किया है, m1 x1 m2 x2, लेकिन जो निकाला तब हमने माइनस पुट किया, तो ये निकाल दिया, तो हमने m2 जो बाद वाली डिस्क है हमारी उसके लिए हमने माइनस पुट किया। फिर x1 x2 क्या पुट करने हैं? तो x1 तो जो सबसे पहले जो तुमने मास लिया था, सबसे पहली जो तुम्हारी डिस्क थी उसमें सेंटर ऑफ मास कहाँ है? वही तुम्हारा x1, तो वो तो सेंटर पे ही था 0 0, ओके ठीक है। x2 उसका सेंटर ऑफ मास, तो दूसरी डिस्क जो हमने, ये पूरा खत्म हो गया था, ये डिस्क निकाली, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे उसके सेंटर में होगा, उसका सेंटर कहाँ था? तो r डिस्टेंस, टोटल 2r था, तो ये कितना है? r डिस्टेंस, तो दैट्स व्हाई r डिस्टेंस। तुम्हें ओरिजिन और से सेंटर ऑफ मास और वो पहले वाले ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास वही लिखना है, उसके बीच का डिफरेंस ही लिखना है x में, वो लिख दिया, वैल्यू पुट की तो आंसर आ गया। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? श्योर? ओके, सो ये डिस्क वाले न्यूमेरिकल में आंसर क्या आया हमारा? से माइनस r/3। डन? मैम आया नहीं है, कंटिन्यू कर ले या उधर बैठे नहीं करे? कल करेंगे? नहीं तो 2 या 3 न्यूमेरिकल बाकी है, ये एक डिस्क वाला और है एंड लीनियर मास है, बस 2 ही न्यूमेरिकल है, ठीक है। सो 2 न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और इसके बाद वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे। ओके, बस ये कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट होगा, सेंटर ऑफ मास। डन?